हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का जो है वो है डार्विन्स आर्क इन गैलापागोस आइलैंड्स कोलैप्सेस। अब चार्ल्स डार्विन जो नेचुरलिस्ट थे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से रिलेटेड, उनका नाम आप सबने सुना होगा। अब उनके जो आइलैंड्स जहाँ पे उन्होंने जाके काम किया, जहाँ से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आया, गैलापागोस आइलैंड्स, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना था जिसको डार्विन आर्क कहा जाता है। वो कोलैप्स हो गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप में से कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में आप पिक्चर देख सकते हैं, आगे मैं आपको क्लियर पिक्चर भी दिखाऊंगी कि जो डार्विन की आर्क है और इसको चार्ल्स डार्विन के नाम पे नाम दिया गया, एक नेचुरल रॉक था जिस तरह से आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और गैलापागोस आइलैंड्स जहाँ पे हैं वहाँ पे ये फॉर्म हुए थे और बहुत सारे डाइवर्स, टूरिस्ट, जो लोग क्रूज शिप में यहाँ पे जाते थे, फेवरेट स्पॉट था। सब लोग यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो क्लिक कराते थे, लेकिन एनी मोर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये कोलैप्स हो चुका है इरोजन की वजह से। तो देखिए इस तरह से ये आर्क थी, जो कि अब ये ऊपर वाला पार्ट इसका टूट चुका है इरोजन की वजह से। दैट इज़ अ नेचुरल एजेंट, नेचुरल प्रोसेस की वजह से। और अब यहाँ पे सिर्फ ये पिलर्स बचे हैं और इन पिलर्स को कहा जा रहा है, इन्होंने रीनेम किया इसको, कि पहले इसको डार्विन आर्क कहा जाता था, नाउ दिस विल बी पिलर्स ऑफ एवोल्यूशन। ओके, तो ये पिक्चर आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए इस तरह से डाइवर्स और शिप में लोग राफ्टिंग करने के लिए इस तरफ जाते थे, बट वो अलाउड नहीं था उनको इस आर्क पे जाना या इस आइलैंड पे स्टेप अप करना, इसलिए वो यहीं से पानी के बीच से ही या अपने शिप्स, बोट्स पे बैठ के ही फ़ोटोज़ जो है टूरिस्ट वो खिंचवाते थे। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स हैं, जो इक्वाडोर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है जिनके अंडर ये आइलैंड्स आते हैं, जिस मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने ये पिक्चर्स अभी पूरे आप कह सकते हैं ट्विटर पे साझा की हैं सबके साथ, कि किस तरह से जो कर्वेचर है इस बिल्डिंग का, बिल्डिंग नहीं बल्कि एक रॉक स्ट्रक्चर, वो कट चुका है, टूट चुका है और सिर्फ अब कॉलम्स, जो पिलर्स हैं वहाँ पे खड़े हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये आर्क का नाम चार्ल्स डार्विन के नाम पे था। गैलापागोस आइलैंड्स में ये प्रेजेंट थे। और ये गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है? एक वॉल्केनिक आर्कीपेलागो है पैसिफिक ओशन में। इक्वाडोर जो देश है उससे 965 किलोमीटर दूरी पे, इसलिए ये इक्वाडोर जो है गवर्नमेंट वही इसको देखती है, उसी के अंडर ये आता है। अब देखिए डार्विन ने यहाँ पे जाके काम किया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फाउना था, बहुत ज़्यादा प्लांट्स, यानी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं हैमर हेड शार्क्स के यहाँ पे पाए जाते हैं। टॉर्टॉइजेस इस एरिया में जाइंट टॉर्टॉइजेस पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए टूरिज़्म जो है वो टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इस आर्क पे स्टेप करें या इस आइलैंड पे स्टेप अप करें। तो एक तरह का बायोस्फीयर रिजर्व है ये अर्थ के ऊपर, ये वाला एरिया। और उसके बाद इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है उसका, इसको आप कह सकते हैं टैग दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये एरिया। और इसमें अराउंड 234 आइलैंड्स हैं, इनलेट्स हैं और रॉक्स हैं। और इसमें से 4 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, अराउंड 30,000 पीपल दे लिव देयर ऑन दोज आइलैंड्स। अब इस आइलैंड पे जहाँ पे ये आर्क थी, यहाँ पे 3 ओशन करंट्स जो हैं वो मिलती हैं। और एल नीनो इफ़ेक्ट आपको पता ही है पैसिफिक ओशन में, जिससे वहाँ का पानी थोड़ा वार्म अप हो जाता है, उसका बहुत ज़्यादा असर इस पे पड़ता था। और यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ को डार्विन ने ऑब्जर्व किया था जो थ्रेटेंड हैं। यहाँ पे आप करंट्स देख सकते हैं इस आइलैंड से। यहाँ पे देखो पेरू ओशन करंट जा रही है, पेरू कोस्टल काउंटर करंट है, हम्बोल्ट करंट है, पेनामिक करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, राइट। ये हम्बोल्ट और पेरू ओशन करंट सेम ही है। ओके, बाकी दूसरी आप यहाँ पे ये 2 करंट्स देख सकते हैं। 3 जो ओशन करंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है, इसलिए भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं ज़्यादा है। अब मॉन्यूमेंट्स और जो आइलैंड्स हैं आज अर्थ पे कहीं पे भी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है मॉन्यूमेंट्स और आइलैंड्स को। किस चीज़ का? इरोजन का, थ्रेट ऑफ इरोजन है। और ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ हो रहा है। और दूसरा खतरा क्लाइमेट चेंज से भी है इस तरह के आइलैंड्स को। और गैलापागोस के लिए बोला जाता है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ये क्लाइमेट चेंज को लेकर। उसके बाद आप देखिए यूनेस्को में, UN एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने वार्न किया कि ये एरिया सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर।
आप ये चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट ये कहा भी क्या। और मैप में आप देख सकते हैं गैलापागोस आइलैंड्स इक्वाडोर से कितनी दूर हैं, इन्हीं के अंडर ही आते हैं। कितने सारे यहाँ पे आइलैंड्स हैं, इनमें से 4 आइलैंड्स हैं जो इनहैबिटेड हैं और वहाँ पे 30,000 लोग जो हैं वो रहते हैं। ओवरऑल एरिया आप इसका देखेंगे कि गैलापागोस आइलैंड का तो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है। दे आर पार्ट ऑफ इक्वाडोर और पैसिफिक ओशन में है। अब इसका नाम गैलापागोस कैसे पड़ा? ओल्ड स्पेनिश में इसका मतलब है जाइंट टॉर्टाइजेस, जो यहाँ पे कभी कछुए जो हैं वो पाए जाते थे। इक्वाडोर ने क्या किया, गैलापागोस जो ये आइलैंड्स हैं इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया 1935 में। और बाद में अगर आप देखेंगे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना दिया गया 1959 में। और 1978 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो दे दिया। अब दूसरी कंट्रीज़ के यहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट है, एज एन आइलैंड को लेके नहीं है, बट चाइना का कन्फ्लिक्ट ये होता रहता है। यहाँ पे बहुत सारी शिप्स जो हैं, वेसल्स जो हैं, चाइनीज़ वेसल्स आती हुई नज़र आती हैं जो यहाँ पे आके फ़िशिंग करती हैं। इक्वाडोर का मानना है कि वो इलीगल फ़िशिंग करती हैं। 2017 में भी जो इक्वाडोर की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक शिप जो है चाइना की वो यहाँ पे सीज़ की थी। और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैमरहेड शार्क्स जो हैं वो पाई जाती हैं। और जब उस शिप को पकड़ा गया तो उसमें 300 टन्स वाइल्ड लाइफ आप कह सकते हैं ऑन बोर्ड था, उस शिप पे था। और स्पेशली वो वाले स्पीशीज़ थे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। लेकिन चाइना हमेशा ये स्टैंड लेता है कि नहीं, हम तो इलीगल फ़िशिंग के ख़िलाफ़ हैं। इक्वाडोर अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कर रहा है बहुत सही है। बट हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में हैमरहेड शार्क फिन्स जो हैं उसके बहुत ज़्यादा वो चाइना हांगकांग मार्केट्स में पाए गए। और वो फ़िशेस थी ये जो कि सिर्फ गैलापागोस एरिया में पाई जाती हैं। तो ये इलीगल तरीके से ही लेके गए होंगे। तो यहाँ पे चाइनीज़ शिप्स इसलिए बहुत बार यहाँ पे इक्वाडोर वाटर्स में घूमती रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कोल्ड हम्बोल्ट करंट यहाँ से गुजरती है। 3 इंटरसेक्शन है 3 ओशन करंट्स का। तो एक करंट है आपकी हम्बोल्ट करंट जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इस एरिया में लेके आती है। दैट इज़ वाई बहुत सारे मरीन स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे फिशिंग भी होती है। और ये जो करंट है पेरू करंट भी इसको बोला जाता है। कोल्ड है, लो सैलिनिटी है इसकी। और ये जो ओशन करंट है इट फ्लोज नॉर्थ अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। बट मेन बात यहाँ पे इसकी करंट की यही हो रही है क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आती है। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। अब चाइना का स्टैंड मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फिशिंग नेशन मानते हैं और बोलते हैं कि इक्वाडोर बिल्कुल सही कर रहा है। तो अभी तक हमने ये देखा, ये एक चीज़ मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की है, इसको हम जल्दी जल्दी देखेंगे। बट अभी तक जो देखा उसको अगर रिवाइज करें कि डार्विन की जो आर्क है वो कोलैप्स हो चुकी है। डार्विन की आर्क कहाँ है? गैलापागोस आइलैंड में है। गैलापागोस आइलैंड कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। किस कंट्री के अंडर आते हैं? इक्वाडोर के अंडर आते हैं। इक्वाडोर से कितनी दूर हैं, राइट? और उस एरिया से कितने ओशन करंट्स जाते हैं? तो ये सब बुलेट पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स आजकल मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम नोट्स लेक्चर के कैसे बनाएं। तो पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, PDF तो आपको मिल जाता है। इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है लिख सकते हैं, कहानी आपको याद रहेगी। अब अदरवाइज़ हम बात करें तो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और आइलैंड्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा है इरोजन से। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्वायरमेंटल एजेंट्स की वजह से इनका डिटीरियरेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। डिटीरियरेशन के रीजंस क्या है? इरोजन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, विंड की वजह से हो सकती है, रेनफॉल की वजह से हो सकती है, राइट? और pH जो है वाटर का वो चेंज हो रहा है जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं, उसकी वजह से डिटीरियरेट हो रहा है। तो बहुत सारी इस तरह की माइक्रो क्लाइमेटिक स्टडीज़ जो है, माइक्रोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रहती है, केमिकल एनालिसिस चलते रहते हैं। हमको यही बताते हैं कि जो वेदरिंग प्रोसेस है एक कॉम्बिनेशन है एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स का और रेन वाटर का। पोल्यूटेंट्स पानी के साथ मिलेंगे तो इरोजन और वेदरिंग जो है वो होती रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं बारिश का जो रेन ड्रॉपलेट्स हैं उनका pH जैसे मैंने आपको बताया, बाकी आप PDF में आप देख सकते हैं। यूरोप में जैसे जनरली अभी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पे लॉस देखने को मिला है। अब बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उनके ख़राब हुए हैं एसिड रेन की वजह से। उसके बाद देखिए वेदरिंग का प्रोसेस कैसे होता है कि बहुत सारी आपकी हार्मफुल एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो पानी में मिलती हैं।
फिर वो केमिकली एक्टिव सोल्यूशन बनाती है। जब बारिश होगी उसके साथ वो उस मॉन्यूमेंट पे, उस आइलैंड पे, जैसे डार्विन की आर्क थी उस पर पड़ेंगी, तो विद टाइम क्या होगा, वहाँ पे जो स्टोन्स हैं उनके साथ रिएक्ट करेगी और वो क्या फॉर्म करेगी, क्रस्ट फॉर्म करेगी। जब वहाँ पे क्रस्ट बन जाएगी, ये जो क्रस्ट है इसको अगली बार फिर बारिश होगी तो ये क्रस्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर वो ख़त्म होती रहेगी एंड वन डे इट विल फॉल डाउन। तो यही चीज़ है। अब नेचुरल एजेंट्स क्या है, विंड के प्रेशर से भी ये चीज़ें होती हैं कि विंड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, कैसा है। और उसके बाद मैकेनिकल स्ट्रेस जो विंड की वजह से पड़ रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, हीटिंग, यानी क्लाइमेट चेंज से आप बहुत सारे फ़र्क देख सकते हैं। और रेनफॉल इज़ वन ऑफ द थिंग, जैसे वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ मिक्सअप होती है। तो ये सब मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। और देखिए, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एंड मोमेंटम, रेनफॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ लिक्विड वाटर विच कैन नॉट बी सप्लाइड बाय मीन्स ऑफ कॉन्डेंसेशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं, रेनफॉल जो नेचुरल एजेंट्स हैं, ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब भी इतना पानी यहाँ पे किसी एक जगह पे पड़ रहा है, उसमें बहुत सारे केमिकल एजेंट्स मिक्स्ड हैं, इससे केमिकल रिएक्शंस होंगे और जो भी स्टोन के मॉन्यूमेंट्स बने हैं या नेचुरल स्टोन्स भी हैं आपके, वो डिज़ोल्व होने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं थी, बस फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।